प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का मैथ का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को पहले सवाल से। तो पहला सवाल क्या है, देखिएगा कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 13/4% या 65/2। ठीक है, इस तरह से कई ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोला है, 65 ग्राम का प्रतिशत निकालना है किससे? तो 2 किलोग्राम से। ठीक है, 65 किस में है? ग्राम में है, और 2 जो है वो किस में है? तो किलोग्राम में है। जब भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो या अनुपात निकालते हैं तो दोनों राशियों को हम लोग क्या करते हैं? सेम मात्रा में करते हैं, सेम मात्रक में। तो ऊपर वाला 65 जो है वो ग्राम में है और नीचे वाला 2 जो है वो केजी में है, तो इसको भी ग्राम में बदल लेंगे। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों ही केजी में बदल चुका है। देखिए अब आप क्या कीजिएगा, तो परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप कैंसिल कीजिए इसको 5 से, तो 13 5 65 हो जाएगा। और इसको जब आप 5 से पहले यहाँ पे 0 0 यहाँ पे काट देते हैं। ठीक है, 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में कितना आया? तो 13 आया। नीचे में कितना आया? तो 2 दूनी 4 आया। ठीक है, 13/4% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है देखिएगा आप लोग, तो देखिए ऑप्शन 1 में है 13/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, देखिए 12 संतरों का लागत मूल्य यानी 12 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? 12 गुना कॉस्ट प्राइस करते हैं, और जो बराबर होता है वो कितने का? तो 10 संतरों का सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। यानी 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो हम लोगों ने बराबर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सीपी को रखेंगे और एसपी को इधर लेके आ जाएंगे, तो सीपी और एसपी का अनुपात हो जाएगा। और उधर 10 है, इधर का जो 12 जाएगा नीचे, तो देखिए कितना आ गया? सीपी और एसपी का अनुपात आ गया 10/12। ठीक है, यानी कि अगर खरीदा जाता है 10 रुपये में तो बेचा जाता है कितने रुपये में? 12 रुपये में। तो कितने का लाभ हो रहा है बताइएगा? 10 रुपये में खरीदा गया, 12 रुपये में बेचा गया, तो कितने का लाभ हुआ? तो 2 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? तो 10 रुपये में खरीदा तो 10 पर 2 का लाभ हुआ, तो 10 पर 2 का लाभ के लिए 2/10 कर देंगे, और प्रतिशत निकालना है तो 100% से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ का 0 यहाँ का 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 10 जो गुना होकर कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। यानी 20% का लाभ होता है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि 5000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है तो फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला के बगैर हमें बनाना है। तो देखिए 10% का दर बोला है, तो जब भी दर वगैरह बोले आपको इसको क्या करना है? तो इसको आपको अनुपात में बदल लेना है। 10% बोला है तो क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 का रेट है, कितने सालों के लिए है? तो 3 सालों के लिए। तो देखिए 1/10 मतलब क्या हुआ कि अगर 10 रुपये की धनराशि है तो उसमें 1 रुपये का ब्याज लगता है, समझे? 10 रुपये की धनराशि है तो 1 रुपये का ब्याज लगता है, तो ब्याज कितना लग रहा है? 11 लग रहा है। कितने पर? तो 10 पर 11 ब्याज लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 साल का निकालेंगे तो इतना को हम 3 बार लिखेंगे। 11/10 को क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 बार लिख दिया गया यहाँ पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 11 11 और 11 का गुना कीजिए यहाँ पे, तो 11 11 कितना होता है? 121 होता है। फिर से 11 से गुना कीजिएगा तो 121 121। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ पे 3, तो कितना आ गया? 1331 आ गया। ठीक है, और नीचे में 10 10 10 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यानी 1000 की जो धनराशि है उस पर कितना का ब्याज बन रहा है? तो 1331 का, यानी कि मिश्रधन, मतलब 1331 का मिश्रधन हो रहा है। 1000 के मूलधन पर 1331 का क्या हो रहा है? मिश्रधन हो रहा है। तो ब्याज कितना हो रहा है? तो ब्याज हो रहा है 331 का। ठीक है, 1000 पर कितना का ब्याज हो रहा है? 1000 की धनराशि पर 331 का
ब्याज हो रहा है, तो बोला है 5,000 की राशि पर कितना होगा। तो देखिए 1,000 का कितना गुना है 5,000, तो 5 गुना है, तो 1,000 को 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो उसी तरह से इसका जो ब्याज है इसको भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5, हासिल बचा 1, और 5 तिया 15 का 16, कितना हो जाएगा 1,655 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में आपको बन जाएगा। तो कितना ब्याज आया, 1,655 रुपये का ब्याज आया 3 सालों के लिए, यानी ऑप्शन 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बन जाएगा, बहुत कम समय में आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी संख्या से 0.022 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल 66 प्राप्त हो, यानी किस संख्या से गुना करेंगे। देखिए हमको क्या गुना करना है, तो 0.022 का किससे गुना करें। ठीक है, कि हमें क्या प्राप्त हो, 66 प्राप्त हो। तो हमें यहाँ पे क्या कीजिए, पहले आप पॉइंट को उड़ा दीजिए, पॉइंट को उड़ा दीजिएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, तो 1,000 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1,000 आ गया, नीचे में 1,000 है, हमको 66 लाना है, यानी नीचे कुछ नहीं बचा है, तो नीचे नहीं बचा है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 1,000 को 1,000 से गुना कर देंगे तो ये नीचे और ऊपर में आपस में कट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन 22 को आप कितना बनाना है, बचा 22 को 66 बनाने का काम, तो 22 को कितना से गुना करेंगे तो 66 होगा, यानी 3 से, यहाँ पे फिर से 3 से हमको गुना कर देना है। तो हमने गुना किन किन संख्याओं का किया, तो 1,000 और 3 का गुना किया, इन तीनों को, दोनों को अगर गुना कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 1,000 और 3 का गुना हो जाएगा 3,000। यानी अगर इस संख्या में हम लोग क्या करें, इस संख्या में अगर 3,000 का गुना कर दें तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, तो 66 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल में, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, तो उसके सही उत्तर से 25 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात करें। यानी वो संख्या कितना है जिससे उनको गुना किया गया था। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो संख्या है उसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो x मान लिए, तो x का अगर हमें निकालने क्या बोला है कि 5/14 निकालने बोला, और बच्चे ने क्या निकाला, तो उसने निकाला 5/4 निकाला, x का क्या निकाला, तो 5/4 निकाला। लेकिन ये जो 5/4 निकाला उसका सही उत्तर से कितना ये अधिक है, तो 25 अधिक है, यानी ये जो है ये अधिक है 25। तो 25 अधिक है तो हम इसको क्या करेंगे, 5x/4 लिख लेंगे और माइनस कर देंगे ये कि 5x/14 जो है इसको माइनस कर देंगे। ये बड़ा है और ये क्या है, ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करने पर कितना आता है, तो 25 आता है। ठीक है, 25 आता है। अब आप इसको हल कीजिए आगे। तो हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 14 और 4 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28 यानी 7 5 35x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस जो है 14 दूनी 28 यानी 5 दूनी 10x हो जाएगा, और बराबर कितना है, 25 है। जब आप इसको अगर आगे हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 10 घटेगा, सॉरी 35 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और बटे में 28 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो इधर 25 है। ठीक है, ये 25 यहाँ का और ये 25 यहाँ का आपस में कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है कि √8 माइनस √4 माइनस √2 के बराबर है, यानी किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए √8 बोला है, माइनस √4 बोला है, और माइनस √2 बोला है। अगर √8 को हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस जो 4 है तो √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2। ठीक है, लिख सकते हैं माइनस √2। अब देखिए यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, यानी एक बार √2 है, यहाँ पे 2 बार √2 है, तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा, और माइनस ये वाला 2 जो है ये बच जाएगा, तो √2 माइनस 2 बचा। देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, यानी इस सवाल का सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है कि 7 नंबर सवाल में क्या है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 इस तरह से डॉट 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 है, इसका मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का संख्या देखने को मिल जाए, क्या है कि जैसे रूट के अंदर 30 है, प्लस फिर उसके अंदर √30 है, फिर उसके अंदर क्या है, √30 है, ये कहाँ तक है, तो ये अनंत तक है। ठीक है, अनंत तक है, और सारा चीज़ आपको किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो संख्या रूट के अंदर दिया गया है उसका आप 2 गुणनखंड लिखिए। 2 गुणनखंड क्या लिखना है,
तो दो गुणनखंड ऐसा लिखना है कि उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 5 कितना होता है, 30 होता है। 6 5 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, जो हम 30 का टुकड़ा किए तो कितना आया, 6 और 5 आया। और अब अगर अंतर भी आप देखिएगा तो कितने का अंतर आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है। हमेशा 1 का अंतर होगा तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो 1 का अंतर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस है, सवाल में क्या है, प्लस प्लस है। ठीक है, जब भी प्लस रहेगा तो इन दोनों में से आपको बड़ा वाले को लेना है। किसको लेना है, बड़ा वाले को लेना है। यानी सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। वहीं अगर यहाँ पे माइनस माइनस रहता, सवाल में माइनस माइनस रहता तो आपको छोटा वाला लेना होता। ठीक है, छोटा वाला लेना होता। वहीं अगर सवाल आपका इस तरह से होता कि √30 इंटू √30 इंटू √30 इस तरह से अनंत तक रहता तो आपको क्या करना पड़ता, जो भी रूट के अंदर है वही इसका आंसर हो जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई में बिल्कुल सिंपल है। और जोड़ में रहेगा तो आपको गुणनखंड में बड़ा वाला लेना है, और घटा में रहेगा तो आपको गुणनखंड में छोटा वाले को लेना है। चलिए, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि 0.09 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह के सवाल का वर्गमूल दिया हुआ रहे, ठीक है, 0.09, तो आपको क्या करना है, पॉइंट को आपको हटा देना है। तो जब पॉइंट को आप हटाइएगा 0.09 में से, तो यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा, सॉरी यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तो नीचे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों का वर्गमूल बारी बारी से निकाल लीजिए। तो ऊपर में जो 9 है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 3/10 आया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.3 लिखते हैं। ठीक है, 0.3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 में है, यानी यही जो है इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा 908 है, तो उन संख्याओं का लॉसो क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, मोसो दिया हो, लॉसो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि लॉसो इंटू मोसो, लॉसो इंटू मोसो बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए लॉसो हमें निकालना है, तो लॉसो को तो हम लॉसो रख देंगे, लेकिन इंटू जो मोसो है इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। मोसो का मान 8 है, और बराबर गुणनफल कितना है, तो 1280 है। ठीक है, अब लोसो निकालेंगे तो लोसो को एज इट इज आपको यहाँ रख देना है, और बराबर 1280 बटे में जो 8 है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब 8 से आप क्या कीजिए, तो इसको भाग दीजिए। 8 एकम 8 चलेगा, 4 बचा, 4 और 8 48 हो जाएगा। तो 8 6 के 48 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, और जो 0 बचा उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। तो कितना आया, 160 आया। लोसो कितना आया, 160 आया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 में है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, अगर पसंद आ रहा है आपको तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज दिया हुआ, तो समचतुर्भुज कैसा होता है, देखिए इस तरह का होता है। ठीक है, समचतुर्भुज इस तरह का समचतुर्भुज होता है। तो इसका एक विकर्ण ऐसे दिया हुआ है, और दूसरा विकर्ण जो है ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक विकर्ण कितना है, तो 16 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 16 हो गया। और एक विकर्ण क्या दिया हुआ है, 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगर इसका हम आधा देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो हमको एक भुजा निकालना है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यह एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा ज्ञात हो तो हम तीसरा भुजा निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो लंब दिया हुआ है, लंब वाली भुजा, और आधार वाली भुजा, ये दोनों दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, √, हम लोग दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर, और क्या दूसरा भुजा है, 6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए जोड़ के, कितना हो गया, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 11वां सवाल है, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपया है, तो 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, 150 रुपये का किताब है, 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो देखिए किताब का मूल्य पर ही लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने कीमत पर बेचना होगा। देखिए 100% किताब का मूल्य होता है, और उस पर 20% लाभ चाहिए, इसका मतलब कुल 120% चाहिए। कितना चाहिए, कुल 120% चाहिए।
तो 150 का अगर 120% निकालना है तो 120 बटे में आप 100 कर दीजिए। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो आपस में कैंसिल। तो 15 गुना कितना बचा 12, और 15 और 12 का गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 रुपये हो जाएगा, यानी इसको 180 रुपये में बेचने से ही 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल में क्या है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। ठीक है, किससे किससे विभाज्य होगा 12 से, 18 से और 21 से। तो देखिए जो भी संख्या 12, 18 और 21 से विभाज्य होगा इसका मतलब वो 3 से भी विभाज्य होगा, और अगर 21 से विभाज्य है तो वो 7 से भी विभाज्य होगा। तो हम लोग उतना नहीं करके हम लोग सिंपल में देख लेते हैं कौन कौन 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 3 से विभाजकता का क्या नियम है कि सभी अंकों को जोड़ना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो जोड़ने से कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 जो है ये कितना 3 का गुणक है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। ठीक है, पहला वाला 3 से विभाजित है। दूसरा वाला देख लेते हैं 3 2 5 5 10 6 16, 16 जो है 3 से विभाजित नहीं है, तो ये तो कतई आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिएगा 1 तो 3 2 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, 9 जो है ये 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। ये वाला देख लेते हैं 5 3 8 8 2 10 और 1 11। देखिए 11 जो है ये 3 का गुणक नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से ही आंसर होगा 1 और 3 में। तो 1 और 3 में आप देख लीजिए कि 7 से कौन विभाजित होता है। तो अगर हम पहला वाला देखें कितना है 1080, इसको अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाता है। यहाँ पे 3 बचता, 3 जीरो 30, 7 चौके 28, यहाँ पे फिर 2 बचता, 2 8 28, 2 7 चौके 28 हो जाएगा और 0 लास्ट में बच जाएगा, यानी ये पूरा पूरा 7 से विभाजित हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये पूरा पूरा 7 से विभाजित नहीं है। देखिए कैसे, तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 3 और 2 32, 7 चौके 28 हो गया, 4 बचा, 4 2 42, तो 7 6 के 42 हो गया। लास्ट में जो 4 बचा ये 7 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि यदि किसी वर्ग की भुजाओं में 10% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है, 10% का वृद्धि बोला है। 10% का क्या मतलब होता है कि 10/100। ठीक है, इसको जब आप अनुपात में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10, यानी कि अगर वर्ग की भुजा क्या है कि 10 है तो उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर उसको हम 10% बढ़ाएंगे तो भुजा 10 है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है इसकी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना है 11/10 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल आया 121/100 आया। लेकिन हमें क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो 121/100 का प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए कितना क्या करना है, तो 100% से गुना कर देना है। ये 100 आपस में कैंसिल, तो 121 का प्रतिशत में अगर वृद्धि देखेंगे तो कितना हो जाएगा 121% हो गया। यानी क्षेत्रफल में 121% का वृद्धि होगा तो 100% तो वो चतुर्भुज खुद ब खुद है, 100% तो वो खुद में है, लेकिन उसमें इजाफा कितना हुआ तो 21% का इजाफा हुआ। कितने का हुआ 21% का इजाफा हुआ, यानी ऑप्शन 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या है, एक निश्चित राशि पर 5% सालाना की दर से 2 वर्ष के लिए मिश्रित ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 1.5 है। तो निश्चित राशि है, यानी एक निश्चित राशि है, उसमें मिश्रित का मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो राशि निकालना है। देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे कि आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो इस तरह से आपको किस फॉर्मूला का यूज़ करना है। देखिए आपको फॉर्मूला का यूज़ करके बना लेना है इसको आसानी से। तो देखिए इन दोनों का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर डी फॉर क्या होता है डिफरेंस मतलब अंतर। तो अंतर निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेंगे P × R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी क्या है हमारा, तो उन दोनों का अंतर है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का। कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1.5 रुपीज़ बराबर पी का मान हमें निकालना है, तो पी को एज इट इज रख देंगे, और R/100 जो है तो R का मान कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना है 100 है। ठीक है, R/100 कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। चलिए आगे इसको हल करते हैं। देखिए ये 2 वर्ष के लिए होगा तभी आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ष के लिए ही होना चाहिए। आगे बनाइएगा तो यहाँ पे कितना है 1.5 है बराबर P इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल होकर 1/20 हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा,
और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1.5 बराबर करेंगे तो p इंटू क्या आ जाएगा, 1/20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब 400 को आप क्या कीजिए, 1.5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी 600 बराबर p का मान आया। p का मान कितना आया, 600, यानी वही हमको वही मूलधन निकालने बोला था। तो मूलधन कितना आ गया, 600 आ गया, यानी कि ऑप्शन 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है हमारे इस सेशन का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिएगा ये क्या है कि x प्लस 1/x बराबर 6 है, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे, ठीक, और स्क्वायर वाले का निकालने बोले, तो आपको क्या करना है, चिन्ह को देखना है। यहाँ पे अगर चिन्ह जो है, इसमें भी चिन्ह देखिए, अगर दोनों में प्लस है तो आपको क्या करना है, इसके साथ जो ये दिया हुआ 6, सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर दोनों में प्लस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसमें से 2 माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है, 2 माइनस कर देना है। तो 6 का स्क्वायर 36 है और 2 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 34 हो जाएगा। वहीं अगर आपको अगर इसमें अगर माइनस देखने को मिलता है, यहाँ अगर माइनस देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि x माइनस 1/x बराबर अगर 6 दिया हुआ है, तब हमें इसका मान निकालने बोलता, तो एक माइनस एक प्लस में जब होगा तो आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर तो करना है, लेकिन 2 को जोड़ देना है। इस स्थिति में क्या करना है, जब आपको यहाँ माइनस रहेगा तो आपको 2 को जोड़ देना है, तो 36 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 38। ऐसी स्थिति में आंसर हो जाएगा 38। लेकिन अभी फिलहाल सवाल के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा है, तो आंसर 1 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 15 सवाल को अटेम्प्ट किया। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी इस मेहनत को बरकरार रखने के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।